हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है मेरे भाई लोग कि देर इज समथिंग विच इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी। कुछ तो है पदार्थ जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने वाला पदार्थ कौन सा है? खून है, और खून के साथ पानी है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था भाई? विलियम हार्वे ने किया था 1628 में। अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 1628 में इन्होंने किया था और इसको इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा था। ठीक है, तो हु हैज डिस्कवर्ड द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे ने 1628 में खोज किया था और इसको उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, पूरा ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का ही कहानी है, क्योंकि हार्ट ही वो पंप है जो पंप करता है ब्लड को। तो मेन इसका कंपोनेंट क्या हो जाता है? हार्ट हो जाता है। धड़कन, दिल और धड़कन की कहानी। और पहला कंपोनेंट ब्लड, जिसको हम लोग आज टेक करेंगे, और ब्लड वेसल और हार्ट, क्योंकि ब्लड वेसल को पहले समझाएंगे हम। कैसे? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। आर्टरीज, वेन कैसे आ गया, कौन ऑक्सीजन, कौन लेके कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कैपिलरीज, तो ये सब हम लोग ब्लड वेसल में कहानी को टेक करेंगे। चलिए हम लोग आगे और कहानी को टेक करते हैं। आइए, ब्लड ब्लड की कहानी को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा, ये जो हमने स्टार्टिंग क्लास को किया 10-15 मिनट, इस मुद्दे में हम लोग को पहला मुद्दा टेक करना है ब्लड को। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसमें कोई टफ नहीं है, कुछ भी कहानी ज़्यादा मुश्किलात का नहीं है। पहला ही हम लोग करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का कहानी हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हम लोग का जो ब्लड है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या कंटेंट करता है? प्लाज्मा। इसमें वाटर कितना होता है? 90 to 92%। हमने स्टार्टिंग में बता रखा है कि 92% तक इसमें क्या होता है भाई साहब? वाटर होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है ना? अब इसमें प्रोटीन भाई, पानी ही सिर्फ तो 90 to 92% तो पानी है, बाकी 8% में कुछ ना कुछ होगा, और इसमें 2% के लगभग। ये सब क्या है? अप्रॉक्स फिगर है, लेकिन बीपीएससी पूछता है, सब डेटा को पूछता है, इसलिए। तो ये कितना हो गया? ये टोटल कितना होता है? 55% होता है। बाकी ये तीनों मिलाकर के कितने बच गए? 45% होते हैं। यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ब्लड का कॉम्पोजिशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। उसमें ब्लड कितने होते हैं? 45% होता है। तो ब्लड हमेशा कम होगा प्लाज्मा से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं कि ये जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं? जो हमारे यहाँ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का बात हो रहा है, वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आने वाले एग्जाम में एक बार पूछ चुका गया है और दूसरे बार ये सवाल पूछा जाएगा, ये 100% सियोरिटी हम देंगे कि ये सवाल पूछा जा सकता है। फाइब्रोनोजेन ये क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। पहला बात, ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब प्लेटलेट से कंफ्यूज नहीं होने का, प्लेटलेट्स का कहानी अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का अंश होता है। जैसे जिस तरह प्लेटलेट्स काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो सिर्फ अकेला करता है क्या? उसमें कुछ ना कुछ और होता है, तो उसका भी अंश क्या है? ये है। प्लेटलेट्स कहाँ है? प्लाज्मा का ही हिस्सा तो है, तो उसमें कौन काम करता है? फाइब्रोनोजेन। हम लोग देखेंगे आगे प्लेटलेट्स का कहानी में फाइब्रोनोजेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो फाइबर, यही फाइबर है जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा, प्रोथ्रोबिन, ये क्या करता है? और प्रोथ्रोबिन और फाइब्रोनोजेन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो सवाल बनेगा भाई, सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग? तो आपको लिखना होगा फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो जो कंपोनेंट है, ये किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और ग्लोबुलिन और अल्बुमिन ये क्या हेल्प करते हैं? दोनों हेल्प इन एंटीबॉडीज क्रिएशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। यानी जो प्लेटलेट्स जो है, जो लचकीला है, इसमें कैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्यों लचकते हुए जा रहा है, क्यों बहता है बढ़िया से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन एंड एब्लुबिन। तो अगर ये दोनों कम हो जाता है तो हम लोग का ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ब्लड का, और एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, जो कि जिसका हेल्प कौन करेगा? जिसमें व्हाइट ब्लड सेल को हेल्प मिलता है। कि व्हाइट ब्लड सेल क्या है? फाइटर है हम लोग का। और इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? इसमें ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, तो ये सब डेटा था, बस समझने वाला बात यहीं पर था, तो ताकि आप लोग समझ करके कहानी को अच्छे से टेक डाउन करें। आइए नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड
हेमाटोलॉजी। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, कितना ब्लड है, पूछे ना कितना खून है तुम्हारा में, तो लगभग मोटा मोटी मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में भी अप्रॉक्स 4.5 से 5 लीटर या 5 साढ़े 5 लीटर। ठीक है, ये मेल का कहानी है कि मेल में कितना खून होता है भाई, तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4.5 से 5 लीटर या 4 से 5 लीटर फीमेल में होता है। ठीक है, अब द ब्लड प्रिजर्व जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये क्वेश्चन है, हम लोग के बॉडी में ब्लड क्यों नहीं रह पा रहा है, क्यों खराब नहीं हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है, तो टमाटर में मिलता है। हम लोग टमाटर में जो भाई हम लोग का बॉडी भी खुद कुछ मिनरल बनाता है, हम लोग बाहर से तो ले रहे हैं सही बात है, लेकिन हम लोग का बॉडी भी खुद बनाता है। तो एक बात आप लोग को याद रखिएगा, और सवाल ये सब हम इसलिए रखे हैं, ये सब सवाल के फॉर्मेट में है, चैप्टर तो समझ आ ही रहे हैं, साथ साथ में ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। यही मेरा तरीका है, मेरा हर एक लाइन में एक सवाल है, ध्यान से समझो। यूं ही मत समझना हमें कि हम अनाड़ी हैं इस खेल के, हमने अच्छे अच्छे को इस मैदान में हारते देखा है। तो समझे ना, हर लोग यहां पर एक दूसरे को समझते हैं कि वो पढ़ा रहा है तो ऐसा पढ़ा रहा है, ऐसा कर रहा है, ये अनाड़ी है। नहीं, यहां पर देखो ना, इस स्लाइड में से कहां से सवाल नहीं बनेगा, कुछ भी बन सकता है सवाल, कहीं से भी सवाल बन सकता है। तो हम स्लाइड को इस फॉर्मेट में रखे हैं ताकि वहां से सवाल बन सके, वहां से सवाल आप लोग देख सकते हैं। तो ब्लड जो हम लोग के बॉडी में प्रिजर्व्ड है, यानी ब्लड हम लोग के बॉडी में जम नहीं रहा है, अच्छे से है, कुछ खराबी नहीं हो रहा है ड्यू टू ऑक्सैलिक एसिड। और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे ये प्रिजर्व्ड है। ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई खराब नहीं हो, दूध फट नहीं रहा है, काहे नहीं फट रहा है, क्योंकि दूध को रेफ्रिजरेटर में रखे हैं, उसमें कुछ केमिकल मिला करके सुधा वाला, मेधा वाला और अमूल वाला भेजता है ताकि वो जल्दी नहीं फटे। तो ब्लड प्रिजर्वेशन बैंक कहाँ कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में है। देखिए ब्लड वो तो हम आपको बता रहे हैं, यूपी में है सबसे ज्यादा। बिहार में कितना है, मोर देन 300। बिहार का डेटा आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, भारत में कितना है, तो 3800 से ज्यादा है, 3800 प्लस है भारत में। ब्लड बैंक, ब्लड जो स्टोर होता है ब्लड बैंक में वो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होता है। हम लोग का बॉडी में तो सर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ब्लड बैंक में हम लोग जो खून डोनेट करते हैं, एक बात और, आप लोग खून डोनेट करते हो 1 यूनिट, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर 1 यूनिट में कितना ml होता है, अप्रॉक्स, फिर हम वही बात बोलेंगे, अप्रॉक्स 450 ml, 450 ml आप 1 यूनिट में खून करते हो। खून वही, अब देखो बहुत सारा बच्चा पूछता है कि सर खून डोनेट करना सही बात है या गलत बात है, डिबेट और कंट्रोवर्सी होते रहता है। तुम भाई ठीक ठाक हो, खून डोनेट कर दो, और खास करके वीमेन को खून डोनेट करना यहां पर थोड़ा सा मना होता है। देखिए खून डोनेट करने का फायदा क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का साइकिल कितना दिन का होता है, आरबीसी का साइकिल 120 दिन का होता है लगभग, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डेड सेल आपके बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, खुद से रिफ्रेश होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी करके हमारे बॉडी से बाहर जाता है। लेकिन अगर आप न्यू ब्लड बनता है कितने दिन में, 40 से 45 दिन में, 45 दिन में आपके बॉडी में न्यू ब्लड बन जाता है। तो आप डोनेट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी को, आपके बॉडी में जो खून साफ करने का जो मैकेनिज्म है उसको भार नहीं पड़ेगा, वो एनर्जी आपके कहीं और यूज होगा। ठीक है, लेकिन फीमेल को क्यों नहीं करने का वो रहता है, क्योंकि फीमेल का जो हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें उन लोग का जो यूट्रस के ऊपर जो लेयरिंग होता है वो न्यू ब्लड का ही होता है। तो उनके साथ जो मेंस्ट्रुअल में सारे ब्लड जो गंदे ब्लड होते हैं एग्स के साथ वो रिलीज हो जाते हैं। और अगर वो फीमेल भी अगर ब्लड डोनेट करती है तो उनके जो आरबीसी का जो आपके हेमोग्लोबिन का काउंट, जो एचबी में हम लोग बात बोलते हैं एचबी, उनका काउंट लगभग होना चाहिए 10 से 12, और मेल में होना चाहिए 12 से 14। जो वो लोग करें, अगर आपके अंदर हेमोग्लोबिन कम है तो आप ब्लड डोनेट ना करें, ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है। खास करके जो मेल जो होती है ऑन द मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती है जो मेल, उनका जो ये हो रहता है हेमोग्लोबिन 7-8 तक पहुंच जाता है। तो वैसे फीमेल को, और यही कमी से इन लोग का आयरन का कमी, एचबी क्या है, आयरन, ये इसी की वजह से उन लोगों को क्या हो जाता है, एनीमिया का बीमारी हो जाता है। तो ज्यादातर ये एनीमिया की बीमारी फीमेल में ही देखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये आयरन की कमी हो जाती है, उनके डाइट के हैबिट की वजह से भी, उनके मेंस्ट्रुअल की वजह से भी, और कोई ब्लड डोनेट भी कर देता है। 1% केस ऐसा भी है जिसमें ब्लड डोनेशन के कारण से भी फीमेल को हुआ है, मजबूरी हो जाता है भाई, ब्लड डोनेट करना मजबूरी हो जाता है फीमेल को। जब घर का कोई मेल पर्सन या फीमेल पर्सन कोई भी एडमिट हो और ब्लड देने वाला ब्लड बैंक में जब तक एक आदमी को नहीं दोगे ब्लड नहीं देगा, तो उसका भी ब्लड बैंक का भी मजबूरी है। मान लीजिए तुम्हें 4 यूनिट ब्लड दे दिया और 4 यूनिट उसका खाली हो गया, तो फिर वो अगला को क्या देगा,
तो ब्लड बैंक का एक नियम होता है कि अगर आप ब्लड 1 यूनिट ले रहे हो तो एक कोई भी यूनिट का ब्लड, कोई भी फैक्टर का ब्लड, आरएच फैक्टर का कोई भी हो, ए बी निगेटिव ओ माइनस प्लस कुछ भी हो आपका, आप एक यूनिट ब्लड दीजिए और आपका जो डिजायर यूनिट है, जो जिसने डॉक्टर ने आपको लिख रखा है पर्ची पे कि आपको 8 यूनिट ओ पॉजिटिव लगेगा, तो आप 8 यूनिट एक के बार आपको नहीं दे देगा। डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन होगा उससे पहले आप धीरे धीरे इसको जुगाड़िए, तो धीरे धीरे आप वहां पर अपना नाम पर रसीद पे चढ़वा दीजिए कि हमको 5 तारीख को चाहिए, तो आप 1 तारीख से जुगाड़ में लग जाएगी। 1 तारीख को 2 यूनिट हम 2 आदमी लेके आए हैं, लीजिए मेरा 2 यूनिट मेरे नाम पे चढ़ा दीजिए। 2 तारीख को आप लेके आए हैं फिर से 3 आदमी, लीजिए 3 आदमी 3 यूनिट हमको नाम पे चढ़ा दीजिए। ऐसे करके आप 8 यूनिट एक दिन आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन आपको 8 यूनिट चाहिए तो 8 आदमी एक दिन लेके चले जाओ। तो आप एक आदमी दोगे, कोई भी यूनिट का आदमी आप दे दो। ब्लड बैंक का यही नियम है कि आप एक किसी भी आरएच फैक्टर का आदमी ले जाओ, ए प्लस हो, बी प्लस हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ निगेटिव हो, उसको वहां पर जमा करिए उसके 450 ml 1 यूनिट ब्लड, और 1 यूनिट ब्लड आप अपने डिजायर डॉक्टर डिजायर यूनिट का ब्लड आप ले लीजिए। यही होता है, ठीक है। तो ब्लड बैंक, अब ब्लड हम लोग के सर बॉडी में ब्लड तो ऑक्जेलिक एसिड प्रिजर्व करता है, ब्लड को खराब नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन सर जो बैंक ब्लड बैंक में 4 से 6 डिग्री पर रेफ्रिजरेटर में देखिए इस तरह से पैकेट में करके रखा जाता है, लेबलिंग करके देखिए ए आर एच पॉजिटिव, बी आर एच पॉजिटिव, ये देखिए आर एच, ये हम आप लोग सबको बताएंगे कि ये कैसे हम लोग करते हैं, ये टाइप क्या होता है। ये देखिए ये जो कहानी लिखा हुआ है इस पे इस तरह से लेबल करके रखा गया है, तो इसको सर रखा गया है तो इसमें कोई केमिकल डाला गया हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान देंगे। एसिड साइट्रिक डेक्सट्रोज, इसको एसिडी कहते हैं, याद रखना, एसिड साइट्रिक डेक्सट्रोज एसीडी ये डाला जाता है, और साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज ये सीपीडी और एसीडी यही सवाल में रहेगा, जो क्या करता है ब्लड को एंटीकोगुलेंट होने से बचाता है, क्लॉट होने से बचाता है। नहीं तो ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का हो जाएगा, जम जाएगा, प्लेटलेट्स ऊपर हो जाएगा, प्लाज्मा ऊपर हो जाएगा, आरबीसी नीचे और बीच में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आप लोग को ये बात बता दी, ठीक है। ब्लड बैंक का कहानी हम लोग समझ लिए। अब ब्लड का नेचर क्या होता है सर, ब्लड के साइंटिफिक स्टडी को हेमेटोलॉजी करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में देख लिए। ब्लड का सर नेचर क्या होता है पीएच केमिस्ट्री के हिसाब से, तो ब्लड थोड़ा सा अल्कलीन टाइप का होता है। और मान लीजिए बचपन में कभी भी हम लोग को कटता था खून, तो हम लोग क्या करते थे, हाथ कटता था तो चूस लेते थे पूरा, अरे नहीं ब्लड हम लोग का बॉडी में रह जाएगा, वो पेट में चला गया, वो डाइजेस्ट हो गया, वो ब्लड हम लोग को भेन में नहीं गया, ये हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन हर हम लोग बचपन में क्या किए, सब कोई किया, तुम लोग भी किया, हम भी किए हैं। खून हाथ कट जाता था, जैसे नाखून पहले बहुत आदत था दांत से काटने का, तो दांत से नाखून काटते काटते क्या होता है, वो नाखून उसे छोछोरा जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसे ब्लड आने लगता है, तो हम लोग उसको चूसते हैं, पकड़ के चूसते थे कि ना खून हमारा है, खून बर्बाद कैसे हो जाएंगे, एक एक खून बूंद का हिसाब है। तो वो क्या है, हम लोग को टेस्ट उसका पता नहीं चलता था कि क्या है, टेस्टी है, स्वीट है, सार है, लेकिन वो थोड़ा सा अल्कलाइन टाइप का होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिसका पीएच लाई करता है 7.35 से 7.45। ये क्या होता है, पीएच स्केल होता है। तो पीएच ऑफ ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, ऐसे पूरा बेसिक नहीं, ये पूरा बेसिक पूरा कब कहेंगे हम लोग, जब इसका 12, 10, 12, 13 होता, तब हम लोग बोलते कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्लाइटली बेसिक है। और जितना 7 से इधर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन ब्लड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई जरूरी है पीएच मेंटेन करना ब्लड का, हो सकता है ना किसी का ब्लड एसिडिक हो जाए, किसी का ब्लड बहुत बेसिक हो जाए, तो सर अगर न्यूट्रल है ब्लड तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर न्यूट्रल ना रहे तो क्या हो जाएगा और न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम का फंक्शनिंग करने के लिए, यानी हल्का नमकीन रहेगा तो आपके बॉडी का इंजाइम जो है बढ़िया काम करेगा, ज्यादा नमक डाल दीजिएगा खाना का स्वाद खराब है कि नहीं। तो इंजाइम का काम बढ़िया कब करेगा, आपके स्टमक से क्या निकल रहा है, आपके स्टमक से पेप्सिन निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके फॉर्म में क्या निकलता है, स्टमक क्लीनिंग हम लोग को म्यूकस निकालता है, पेप्सिन निकालता है, सब क्या इंजाइम है कि नहीं, डाइजेस्टिव इंजाइम है। तो डाइजेस्टिव इंजाइम वर्क कब करेगा, स्टमक में, आपके स्टमक के सेल में क्या ब्लड गया और उसके अंदर क्या था, अल्कलाइन बहुत था, आपका इंजाइम एक्टिव नहीं हुआ, आपको खाना नहीं पच रहा है, सोचिए किस तरह का बीमारी होने लगेगा आपको। इवन स्लाइट डेविएशन, देखिए अगर थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा कैन इफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ओवरऑल। हम क्या बोले आपको, मेटाबॉलिक के एग्जांपल दिए कि नहीं दिए, समझ में आया कहानी तो नहीं, के नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, लेकिन अगर बकाना नहीं,
अगर भाई साहब ब्लड का पीएच थोड़ा सा और नमकीन हो जाए या थोड़ा सा एसिडिक हो जाए, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव इंजाइम जो है, जो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा छोटा फेमस एग्जाम्पल है ये। गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग का क्या रिलीज करता है, हम लोग पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करता है, जो क्या करता है, हेल्प में, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर पीएच गड़बड़ा गया, चाहे तो ज्यादा बेसिक हो गया चाहे तो एसिडिक हो गया, क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी खराब, क्योंकि इंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, पीएच का वैल्यू ज्यादा या कम हो गया है। तो ये समस्या हो सकता है, ठीक है, ये समस्या हो सकता है। देखिए नॉर्मल पीएच क्या है, हंसता खेलता, ये एसिडिक, देखिए एसिडिक और डेथ, सेल का डेथ, एल्कलीन और डेथ, यहां तक एल्कलाइज कर सकते हैं। 7.4 से 7.8 तक भाई आपका खून क्या हो गया, अल्कलाइन नेचर का हो गया है। 7 से 7.35 तक आपका एसिडियोसिस में चल गए हैं, आप क्या इसमें चल गए हैं, एसिडियोसिस में, यहां एल्कलोसिस में चले गए, यहां तो मरिए ना जाइएगा। खून को जहरीला कर दोगे तो मरिए ना जाओगे, एसिडिक कर रहे हो, बेसिक कर रहे हो, तो जहरीला ही तो कर रहे हो भाई, नहीं कर सकते। इना चोल दे, ब्लड बैंक इन इंडिया मोर देन 3800 बता चुके हैं भाई। कहानी में कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, 350 बता चुके हैं। बिहार में ओवरऑल 300 प्लस है, बता चुके हैं आप लोग को। पटना में लगभग मोटा मोटी आपको 35-40 को दिख जाएगा ब्लड बैंक, पटना में ही मोटा मोटी बोल रहे हैं। अब इसमें एक्टिव कितना है ये नहीं पता, मोटा मोटी तो आप लोग इसको 30 ही रखो, 35-40 तो ज्यादा ही हो जाएगा, 25-30 आपको पटना में दिख जाएगा, पटना वाले रीजन में, ठीक है, गंगा एपर गंगा ऊपर दोनों मिला करके। पर्पस ऑफ ब्लड बैंक मेंस प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए भाई ब्लड बैंक पढ़ रहे तो थोड़ा सा और कहानी से देख लेते हैं। पर्पस क्या है इसका, कलेक्शन, टेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर स्टोरेज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है भाई, यही तो पर्पस होगा ना उसका। और टेस्टिंग वाला बॉर्डर का लिखा हुआ है सर मास्टर यहाँ, टेस्टिंग, तो भाई ब्लड का एक और काम है ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, बहुत सारे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये सब कराता है, ताकि वहां के डेमोग्राफिक का हम लोग क्या कर सके, वहां के डेमोग्राफिक का हम लोग सैंपल ले सके कि यहाँ पर क्या है, कितने लोगों में कौन कौन सी बीमारी है। तो ये भी उसके लिए होता है। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं तो वहां पर हम लोग करते हैं कि हम लोग जीन का जीनोम रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है कि जेनेटिक बीमारियां क्या क्या है, ठीक है ना। तो जेनेटिक बीमारियां कैसे पता चलेगा, ब्लड से लेंगे, सेल्स में ही होता है ना बीमारी, तो ब्लड का सेल निकाल लिए, उसमें से पता कर लिए, तो उसके लिए होता है, ठीक है, इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये सब तो उसका हो गया। हमको मेन टेस्टिंग वाला कहानी बताना था। इस तरह से देखिए, ये मशीन, ये वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़ा धोने वाला मशीन नहीं है, कपड़ा धोने वाला मशीन नहीं समझने का, ये क्या है, तो ये ब्लड को रखने का मशीन है, जहां पीछे दिखाते हैं 4 से 6 डिग्री पे ब्लड रखाएगा, जिसमें क्या होगा, एसिडी ऐड होगा, ठीक है, तो वो चीज है भैया। इसमें क्या होगा, इसमें मशीन रखाएगा, यहां पर टेम्परेचर इसे बताते रहेगा, भक भक बढ़ेगा एकदम दिया इसमें, ठीक है ना, और इसमें बताएगा टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री के भीतर इसमें है, ठीक है ना। और इसमें कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, लिखा हुआ है ना इसमें बी, यहां देखिए बी लिखा हुआ था, यानी इसमें बी पॉजिटिव ब्लड रखाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है, कहानी समझिए। अब आइए फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है, जब बोन मैरो हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्केलेटन सिस्टम में बोन मैरो में रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक है ना, अस्ता मज्जी बोलते हैं इसको, मज्जा, अस्ता मज्जा। रेड ब्लड सेल ऑल्सो नोन एज इथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये पूछा गया है कि इथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, रेड ब्लड सेल का, ये पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, कंटेन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल है, सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, आयरन रिच हेमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से क्या है सर, ड्यू टू विच कलर इज रेड, कलर क्या है, लाल है, लाल, रेड ब्लड सेल का कलर लाल क्यों है, हेमोग्लोबिन उसके अंदर है, आयरन कंटेंट है। प्रोडक्शन साइट इसका बोन, रेड बोन मैरो, हम लोग बताते हैं 2 तरह का बोन मैरो कहानी पढ़े थे, एक येलो पढ़े थे और दूसरा रेड पढ़े थे। रेड में कहां होता है, तो रेड में बोन, लॉन्ग बोन के एंड में होता है, और येलो में बताए थे हम बीच में होता है, ये हड्डी है आपका, तो हड्डी के बीचों बीच होता है, ठीक है, ये हम पीछे लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं। इसका साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, स्प्लीन है, ऑल्सो इसको ग्रेवयार्ड, ये पीछे बहुत एग्जामों में पूछ चुका गया है कि आरबीसी का कब्र को किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है।
ठीक है, ये स्प्लीन कहां होता है? हमारे स्टमक के ऊपर होता है, ठीक है, हमारे स्टमक के ऊपर होता है, हमारे स्टमक के ऊपर होता है स्प्लीन, वहां पर ये जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। फंक्शन क्या है इसका? तो रेड ब्लड सेल्स स्टार्टिंग में ही बताया है, क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को सबसे इंपॉर्टेंटली कैरी करने वाला प्रोडक्ट कौन, सब्सटेंस कौन बनता है? तो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन उसको करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यही कैरी करेगा, गैसेस को ही कैरी करता है, ठीक है। और ये पीएच बैलेंस हम लोग का, एसिड बेस बैलेंस हम लोग का बॉडी में मेंटेन करके रखता है। जो हम लोग पढ़े थे ना, पीएच जो मेंटेन होता है 7.35 से 7.45, तो कौन मेंटेन करता है? तो आरबीसी, आरसीबी नहीं। हम लोग के बॉडी में कितना होता है? मेल में आरबीसी का काउंट कितना होता है? तो हम लोग में 55 से 65 लाख तक, और फीमेल में 45 से 55 लाख तक 100 ml ब्लड में, ठीक है, हर 100 ml में इतना ज्यादा होता है, ठीक है, हम लोग को यह ध्यान रखना है। फिगर में कुछ था, कुछ क्या कहानी? नहीं, फिगर में कोई कहानी नहीं था। ये 45% देखिए, वही प्लाज्मा, प्लाज्मा 55%, 45% रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट किसका? डब्ल्यूबीसी का कहानी होगा। व्हाइट ब्लड सेल अभी आइए, ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ध्यान देंगे, ये सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन। ये कलरलेस होता है भाई, क्या था? रेड ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है सर? तो इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन द व्हाइट ब्लड सेल इज कलरलेस। लेकिन लार्जर इन साइज होता है ये, किससे? रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल से डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। याद ऐसे लिख लीजिए, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज में डिफरेंस देखा जाए, पहला तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? आरबीसी से। आरबीसी से बड़ा होता है ये साइज में। सर इसका साइज में बड़ा होने का वजह क्या है? क्योंकि ये फाइटर है भाई, ये फाइटर काम करता है। कहां गया? एक्ट एज अ पुलिस मैन ऑफ द ब्लड, पुलिस मैन ऑफ द ब्लड, यानी इट इज एक्ट एज अ फाइटर। तो फाइटर के पास क्या होना चाहिए? हथियार उथियार भी रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा चौड़ा उसको जगह मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को आरबीसी से बड़ा होना पड़ता है, तो उसके पास ये होता है। ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, पैथोजन से, और सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम को, जो कोरोना में सबसे ज्यादा चर्चा में था कि इम्यून सिस्टम मजबूत करिए, उसमें किसका रोल होता है? उसमें हम लोग का डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा रोल होता है, उसको मेंटेन करके रखना। देखिए डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स को हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे, दो डिवीजन लेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट्स का। एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का है न्यूट्रियोफिल्स, न्यूट्रियोफिल्स, और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट, ठीक है। दो को ध्यान रखना, देख लीजिए आप लोग इसके टाइप्स को, ठीक है, इसके टाइप्स को आप लोग देख लीजिए। हम इसका एक्सप्लेनेशन में हम बात आप लोग को बता देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। देखिए ग्रैनुलोसाइट्स इसका नाम क्यों पड़ा भाई? तो इसके साइटोप्लाज्म में हैव ग्रैनुलस इन द साइटोप्लाज्म। ग्रैनुलस यानी छोटे छोटे कण हैं, टुकड़े हैं, किसका? तो डब्ल्यूबीसी का। और इसके साइटोप्लाज्म में एग्रेनुलस साइट यानी नो ग्रैनुलस, ठीक है। एजी मतलब नहीं लगा उसमें, नहीं होगा उसमें, और जिसमें रहेगा जी आर यानी ग्रैनुलस, उसमें क्या होगा? होगा, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलस होगा। तो पहला ही क्या था? न्यूट्रोफिल्स, बोले थे ना सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रोफिल्स। कितने होते हैं? 54 से 62%। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम आता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो कौन किल करता है? डब्ल्यूबीसी का। तो न्यूट्रोफिल्स करता है, जो कि किसका टाइप है? ग्रैनुलोसाइट्स का। याद रखना है साइट का, ये ग्रैनुलोसाइट याद रखना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन आपको होता है, कोई दवाई खा लिए बहुत सारा, ठीक है, 2-3 गो दवाई खा लिया, तो पहले एविलिडुक्सोना तो बैन हो गया, अब तो दवाई खा लिया तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये क्या किया है, 2-3 गो दवाई खा लिया अनाप शनाप, इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो बॉडी फाइट करने में ना अपने ही सेल्स टकराने लगते हैं। अभी हम थोड़ा सा भी क्लियर करेंगे आगे। चलिए ये कितने होते हैं? स्नोफिल्स 3% और बेसोफिल्स 1%, जो कि हाई एलर्जी और इन्फ्लेमेशन, यानी देखते हैं क्या होता है कि चुनचुनाता है तो खखोर देते हैं कस कर, तो थोड़ा सा वहां पर लाल लाल और स्वेलिंग हो जाता है, तो उससे कौन बचाता है हमको? बेसोफिल, ठीक है। अब आइए दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में पहला क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? 6%। हम बोले थे ये किस में हेल्प करता है हम लोग को? लार्ज फॉरेन पार्टिकल, ठीक है ना, बड़े कोई बड़े
फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में इंटर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिम्फोसाइट। ये कितने होते हैं, 26 से 32%। ये क्या करता है, इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। यानी WBC को हम लोग कहते हैं पुलिसमैन, तो किस वो सेल के वजह से कहते हैं, तो एग्रेनुलोसाइट्स का लिम्फोसाइड के वजह से कहते हैं। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट इन द WBC इट इज नोन एज द पुलिसमैन और चौकीदार ऑफ द बॉडी सिस्टम। तो सर इसके अंदर अब लिम्फोसाइड का वो कौन सा अंग जो चौकीदारी करने में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। ध्यान देना बात को और समझना कान खोलकर कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या काम करता है कि ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। तो कौन डिटेक्ट करने का काम करता है, तो T4। बात को समझो, नहीं समझ में आया मास्टर क्या बताया, तो जो लिम्फोसाइट है मेरे दोस्त मेरे भाई बहन, जो लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट है उसके अंदर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 से N तक रहता है। तो जो T4 लिम्फोसाइट है ये क्या काम करने का काम करता है, ये डिटेक्ट करने का काम करता है कि ये डिजीज और ये जो फॉरेन मटेरियल है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये तुरंत मैसेज भेजेगा इसको कि तुम क्या करो, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, इम्यूनिटी प्रोडक्ट करो, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी। इसको बी लिम्फोसाइट को कहता है कि तुरंत, यानी टी को अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल का मैकेनिज्म फ्लॉप हो जाएगा। यानी लिम्फोसाइट कितना इंपॉर्टेंट है और उसका T4 सेल, T4 सेल क्या होता है, जैसे कि फॉर एन HIV का एग्जांपल देते हैं आप लोग को। HIV में क्या होता है, HIV का जो वायरस है वो क्या करता है, इसको सबसे पहले कमजोर करता है, इसको कमजोर करता है, ये कंफ्यूज हो जाता है, हमको मैसेज देना है कि रखना है, इस तरह का HIV का वायरस है। तो ये कंफ्यूज कर देता है, ये इसको मैसेज नहीं पहुंचा पाता है, ये इसको मैसेज नहीं पहुंचाता है, न्यूट्रोफिल को मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। तो ये क्या करता है, डिटेक्शन मशीन है जो किसका, बी टी लिम्फोसाइट, किसमें, आपको एग्रेनुलोसाइट में। यहां पे बात समझ में आया। तो इस मैकेनिज्म के वजह से हम लोग का WBC वर्क करता है। चलिए, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट हम लोग में कितना होता है, 40,000 से 4,000 से 11,000 तक पर ml मेल में, और फीमेल में भी लगभग सेम होता है। अब बताइए, यही बढ़ जाएगा 11,000 से ज्यादा, देखिए थोड़ा बहुत बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, 11,020 हो जाए, 11,040 हो जाए, 11,050 हो जाए, ज्यादा बढ़ जाएगा तो खतरा है, खतरा है, कम रहेगा तो खतरा है, ठीक है। उसको हम नीचे भी आप लोग को बताएंगे। एवरेज लाइफ स्पेन 4 से 5 दिन। ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर इन WBC, याद रखिएगा, सब टर्म इंपॉर्टेंट है। लिम्फोमा ये क्या होता है, कैंसर इन लिम्फोसाइट। और लिकोपेनिया क्या होता है, लो ब्लड काउंट। और लिकोटिसिस क्या होता है, हाई WBC। यही लो भी हो जाए तो दिक्कत, हाई भी हो जाए तो दिक्कत है। प्लेटिलेट्स की कहानी अब देखेंगे। प्लेटिलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, प्लेटिलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, लाइक WBC, एक डिस्क शेप के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, साइज डिस्क शेप के होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटिलेट्स हमारे ब्लड में, कैसे, फ्रैगमेंट, टुकड़ों की तरह प्रेजेंट होता है। ये काम इसका क्या है, इट प्लेटलेट लाइक लैक ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन ये काम करता है हम लोग को मेंटेनिंग ब्लड वेसल इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, खून बहना, सही बात है, चोट लगेगा खून बहेगा, बिकॉज इट इज नेचर, इट इज अ साइंस कि आप फ्लूइड को रास्ता दोगे, फ्लूइड छरछरा के बहेगा, लेकिन खून बहेगा तो रुकना भी तो चाहिए सर। खून बह रहा है, पता चला कि इंसान फिट मार दिया, इसे गिर गया, तो खून का रोकने का काम कौन करता, देखते हैं कोई के हाथ कट जाता, कहते हैं कितनों नोल कर पालिश मार रहा है, कितनों स्प्रिट मार रहा है, खून नहीं रुक रहा है, लेकिन तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसको कपड़ा उपड़ा से बांधते हैं। लेकिन किसी का देखे होंगे आप, कटा ठीक हो गया, खून नहीं गिरा, तो क्या हो गया, ही हैज अ गुड कंटेंट ऑफ प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स आपका कम हो जाएगा, प्लेटिलेट्स काउंट आपका कम हो जाएगा, 30,000 20,000 हो गया, आपको खून नहीं रुकेगा, आपको कमजोरी आएगा, चक्कर आएगा, क्योंकि आपके क्या है, ब्लड को रोकता है। प्लेटिलेट्स कम है आपका, ब्लड का फ्लो ही नहीं रुक रहा है आपके बॉडी के अंदर भी सर,
बॉडी के बाहर हाथ कटने के बाद तो प्लेटलेट्स का खून रुकेगा नहीं, अलग बात है, लेकिन बॉडी के अंदर भी तो वही हाल है, फ्लो तेजी से कर रहा है, ब्लड का स्पीड फास्ट है, आपका बीपी ज्यादा रहेगा, बीपी आपका स्लो रहेगा, ब्लड का फ्लो जो है वो कभी तेज कभी कम होते रहेगा। ये ब्लड कहां बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स क्या है, रेड बोन मैरो पढ़ा चुके हैं, लार्ज बोन मैरो सेल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनता है, मेगा कैरियोसाइट ही टूटता है 1000 टुकड़ों में। ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है हम लोग को बड़े बड़े हड्डियों में। याद दीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग हियर। भाई क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों लिखा, जो मेगा कैरियोसाइट्स खुद को तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो क्या बनाता है, प्लेटलेट्स बनता है। यानी मैं यूं ही नहीं बन जाता प्लेटलेट्स, जब मेगा कैरियोसाइट्स टूटता है तब खुद को प्लेटलेट्स के फॉर्म में कहलाता है। ये मेगा कैरियोट्स कहां होता है, ये मेगा कैरियोट्स हम लोग को रेड बोन बैरो में होता है, जो यही मेगा कैरियोट्स टूट करके, मेगा कैरियोसाइट्स टूट करके क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जन्म कौन देता है, मेगा कैरियोसाइट्स देता है। कहां होता है प्रेजेंट, तो लॉन्ग बोन बैरो में, यानी थाइज की हड्डियों में पाया जाता है, खास करके ज्यादा। ब्लड क्लॉटिंग में, कोगुलेशन में हेल्प करता है। जब हम लोग का ब्लड जो वेसल इंजर्ड हो जाता है, नस, ब्लड वेसल कहने का मतलब भेन और आर्टरी, जैसे ब्लड वेसल सुनो, भेन और आर्टरी का तुरंत चिक्कार होना चाहिए, ठीक है। वो प्लेटलेट्स आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। प्लेटलेट्स क्या आते हैं, सबसे दौड़ के आता है। ये क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर चिपकता है, चिपकते के साथ टेम्पररी प्लग, उसको जाकर के खून टूटा, हाथ कटा, चिपकेगा वहां जाकर के, चिपक, और उसके बाद दे रिलीज अ एंजाइम। कौन सा एंजाइम एंड केमिकल, दैट इज फाइब्रोनोजेन। याद करो, पहले पढ़ाए थे स्टार्टिंग में फाइब्रोनोजेन के बारे में। फाइब्रोनोजेन क्या करता था, हेल्प इन किसमें, प्लाज्मा में क्या करता था वो, हेल्प इन क्लॉटिंग, यही फाइब्रोजेन। और फाइब्रोजेन टू फाइब्रिन, याद करना, फाइब्रोजेन एंड फाइब्रिन आर द स्टेबल सेल्स विच आर यूज्ड टू हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सिक्रेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन है, एटीपी, सेक्रोटोनिन, ये सब आप लोगों को ध्यान नहीं देने का है। वुंड हीलिंग, प्लेटलेट्स आल्सो प्लेज इन फैक्टर ऑफ वुंड हीलिंग, ठीक है। सब पीएचयूएच का नाम है, सब कहानी है, ठीक है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हम लोग का बॉडी में होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। 20-30 हजार हो जाता तो गड़बड़ हो जाता है। बिलो दिस इंडिकेटेड डिसऑर्डर एंड डिफिशियंसी का कारण बन जाता है। देखो यहीं पर प्लेटलेट्स काउंट है, देखो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट और थ्रोम्बोप्लाटिनिया लेस देन 1,40,000 से कम रहेगा तो यही हो जाएगा। देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये क्या होता है, कंडीशन, यहाँ पर लो प्लेटलेट काउंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लो प्लेटलेट काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है प्लेटलेट काउंट, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। और फाइब्रोनोजेन क्या है, सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन विच कन्वर्ट द फाइब्रिन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग के समय में। कोगुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट क्या है भाई साहब, लार्ज बोन मैरो सेल है, ब्रेक इनटू फॉर्म ऑफ प्लेटलेट। ये पूरा निचोड़ है आपका, ये पढ़ लिया, प्लेटलेट खत्म, प्लेटलेट में और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। कहानी यहीं पर खत्म होता है। कहानी बहुत अच्छा था, मजा आया हमें भी, आप लोग को भी। सिविल संग्राम ये हमारा क्या है, ये हम लोग का इंस्टा का है भाई साहब, इंस्टा का ही है ना, इंस्टा का है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं आप लोग को, न्यूज, करेंट अफेयर और पोस्ट, ठीक है। फॉलो करो इसको, चाहे करो या ना करो, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है बताना, पढ़ाना, हम बता देते हैं। ये सिविल संग्राम हम लोग का चैनल है, देखिए इस तरह से सब जगह प्लेलिस्ट बना करके आप लोग के लिए रखा गया है। आप लोग इस पे पढ़िए, एंजॉय करिए, और किसी तरह का समस्या हो इस पे कांटेक्ट करिए, फोन करिए। देखो तुम लोग 9-9 बजे रात को फोन करते हो यार, 9-9 बजे रात को कौन जागा रहता है, जागा तो रहता है, ऑफिस में कौन रहता है, सब यहाँ देखते हो 6, 6:30 होते भाग जाता है। तो देखिए आप लोग समझिए, समझदार हैं। सिविल संग्राम का ये आप लोग टेलीग्राम चैनल है, इस पे कांटेक्ट करिए, उसके बाद वेबसाइट पे विजिट करिए, और जो कहानी आप लोग को नहीं समझ में आता है, आस्क योर डाउट देयर। और किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कांटेक्ट करो, कर लो, रात में भी कांटेक्ट कर लो, सुबह उसको कॉल बैक कर लिया जाता है, और कॉल बैक करके आप लोगों को कहानी को समझा जाता है, सुना जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। और खून की कहानी हम लोग जोश से पढ़ेंगे, खून बहा कर नहीं पढ़ेंगे, खून को गर्म करके पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं, और आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आ हो गया। ध्यान देंगे, बढ़िया से हेल्थ को हाइड्रेटेड रखेंगे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।